स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानसिक विकारों की समझ का पार्ट 2, जिसका नाम है कारण, कारक और मानसिक विकारों का नैदानिक मूल्यांकन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम मानसिक विकारों के कारणों को समझने की जटिलताओं पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, यह बताता है कि कई रिसर्चर्स कॉज के बजाय रिस्क फैक्टर शब्द का उपयोग करना अधिक पसंद करते हैं। ये मानसिक विकारों के कारणों और पैटर्न को परिभाषित करने वाले कुछ प्रमुख शब्दों की व्याख्या करता है। पहला, आवश्यक कारण, नेसेसरी कॉज। ये एक ऐसी स्थिति होती है जो किसी विकार मतलब किसी डिसऑर्डर के विकास के लिए अनिवार्य रूप से मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिफिलिस का होना जनरल पैरासिस के लिए आवश्यक है। ओके, देन नंबर सेकंड, पर्याप्त कारण, सफिशिएंट कॉज। ये वह स्थिति है जो किसी विकार के होने की पूरी गारंटी देता है। ठीक है, जो किसी डिसऑर्डर के होने की पूरी गारंटी देता है, ये वो वाली स्टेट होती है। फॉर एग्जाम्पल निराशा, होपलेसनेस, डिप्रेशन के लिए पर्याप्त कारण हो सकती है। ओके, देन नंबर 3, योगदानकारी कारण, कंट्रीब्यूटिंग कॉज। ये एक ऐसा कारक है जो डिसऑर्डर के जोखिम को बढ़ाता है, बट ये ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही सफिशिएंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल माता पिता द्वारा अस्वीकृति, पेरेंटल रिजेक्शन, रिश्तों में कठिनाइयों के जोखिम को बढ़ा सकती है। ओके, कारणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉजेस। पहला, दूरस्थ कारण, डिस्टल कॉजेस। ये वे कारण हैं जो जीवन के प्रारंभिक चरणों में होते हैं, लेकिन जो इनके प्रभाव होते हैं वो बाद में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बचपन में आघात का प्रभाव वयस्कता में मानसिक विकार के रूप में प्रकट हो सकता है। देन नंबर सेकंड, निकटस्थ कारण, प्रोक्सिमल कॉजेज। ओके, ये वे कारण हैं जो विकार के लक्षण प्रकट होने से तुरंत पहले मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी प्रियजन की अचानक मृत्यु डिप्रेशन के लक्षणों को ट्रिगर कर सकती है। देन नंबर थर्ड, प्रबल योगदानकारी कारण, रीइंफोर्सिंग कंट्रीब्यूटरी कॉज। ये एक ऐसी स्थिति होती है जो पहले से मौजूद अस्वस्थ व्यवहार को बनाए रखती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल बीमारी के दौरान ध्यान प्राप्त करना ठीक होने में बाधा बन सकता है। अब ये वाला जो थोड़ा है कंफ्यूजिंग है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे अब कोई इंसान बीमार है, ठीक है, उसको केयर मिल रही है, एम्पैथी मिल रही है, सिंपैथी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो वो जो होगा वो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं होना चाहेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जो केयर केयर है, कहीं ना कहीं केयर, लव एंड जो सहानुभूति है, वो उसको ठीक होने में बाधा डाल सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायथेसिस तनाव मॉडल। ओके, तो डायथेसिस का जो मतलब है वो है किसी व्यक्ति में किसी विकार के प्रति संवेदनशीलता। अब जो हमारी संवेदनशीलता होती है, मतलब सेंसिटिविटी होती है, वो हमारी बायोलॉजिकल भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। ओके, एंड ये जो संवेदनशीलता होती है व्यक्ति में पहले से ही होती है, लेकिन यह सिर्फ यही जो डिसऑर्डर है उसको एक्टिव नहीं कर पाती। ठीक है, इसके लिए एक स्ट्रेसर का होना जरूरी है, कंपल्सरी है। ठीक है, तो जो डायथेसिस तनाव मॉडल है हमें ये बताता है कि जब ये संवेदनशीलता किसी बाहरी बाहरी स्ट्रेसर, मतलब जैसा भी मैंने बताया आपको कि जब स्ट्रेसर मतलब तनावपूर्ण परिस्थिति के संपर्क में आएगी तो ये मानसिक विकार विकसित कर सकती है। ओके, उससे पहले नहीं कर सकती। संवेदनशीलता सब में होती है, पहले से ही होती है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो जेनेटिकली हो, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो। ठीक है, बट ये एक्टिव तभी होगी जब एक स्ट्रेसर इसके संपर्क में आएगा। ओके, और तभी एक मेंटल डिसऑर्डर डेवलप करेगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैविक दृष्टिकोण और जैविक कारण कारक। ओके, जैविक दृष्टिकोण और जैविक कारण कारक मानसिक विकारों में जैविक कारकों की भूमिका पर चर्चा करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स और हॉर्मोन्स का असंतुलन। न्यूरोट्रांसमीटर्स मस्तिष्क में संदेशों का आदान प्रदान करने वाले केमिकल कंपाउंड है। इनका इम्बैलेंस मानसिक विकारों का मुख्य कारण हो सकता है। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रक्रिया। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स नर्व सेल्स के बीच संचार स्थापित करते हैं। जब उनका स्तर ज्यादा या कम, इट मीन्स जब इम्बैलेंस होता है, तो ये मस्तिष्क के सामान्य कार्य को बाधित करते हैं। निम्नलिखित 5 न्यूरोट्रांसमीटर्स का मानसिक विकारों से संबंध में
अध्ययन किया गया है। पहला, नोरेपिनेफ्रिन। नोरेपिनेफ्रिन होता है हमारा आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए होता है, इमरजेंसी एक्टिविटीज के लिए, ध्यान एंड लक्ष्यों से रिलेटेड होता है। ओके। देन जो सेकंड, डोपामाइन होता है हमारा आनंद, संज्ञात्मक प्रसंस्करण, व्यसन, विकारों और सिजोफ्रेनिया से संबंधित होता है। जो थर्ड है हमारा सेरोटोनिन, क्रियाओं, मूड, सोच और भावनात्मक विकारों से संबंधित होता है। एंड जो फोर्थ है हमारा ग्लूटामेट। ग्लूटामेट एक उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर जो सिजोफ्रेनिया से जुड़ा हुआ है। गाबा, गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड, चिंता को कम करने में सहायक। पार्ट में ये बताया गया है कि दवाएं न्यूरोट्रांसमीटर्स के प्रभाव को बढ़ाने या घटाने के लिए एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट के रूप में काम करती है। ठीक है। देन इसी में आता है हमारा सेकंड, हार्मोनल असंतुलन। ठीक है। हार्मोनल असंतुलन व्यक्ति के व्यवहार को बदल सकता है। गोनाल्ड हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन और टेस्ट्रोजन, ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो मस्तिष्क के विकास और पुरुषों तथा महिलाओं के व्यवहारिक भिन्नताओं को प्रभावित कर सकते हैं। थर्ड, आनुवंशिक कारक। जीन का मानसिक विकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। समान जुड़वा, आइडेंटिकल ट्विंस में अगर मानसिक विकार की अनुकूलता, अनुकूलता का मतलब होता है कंपैटिबिलिटी, जो कंपैटिबिलिटी रेशियो होती है अगर ज्यादा पाई जाती है तो ये जेनेटिकल प्रभाव को दर्शाता है। ओके। देन अनुभव और जीन, रिसर्च से पता चला है कि पर्यावरणीय कारक जैसे पारिवारिक वातावरण जीन के साथ मिलकर मानसिक विकारों को प्रभावित करते हैं। थर्ड, आधुनिक तकनीकें, लिंकेज विश्लेषण और एसोसिएशन अध्ययन जैसी जो चीजें ये हमारी हेल्प करती हैं जीन और विकारों के बीच संबंध का पता लगाने के लिए। देन नेक्स्ट की बात करते हैं हम इसमें मस्तिष्क की कार्यक्षमता और न्यूरल प्लास्टिसिटी। ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन होता है और इसकी जो न्यूरल प्लास्टिसिटी होती है मानसिक विकारों को प्रभावित करती है। पहला, जन्म पूर्व और जन्म के बाद के कारक। जन्म पूर्व वातावरण जैसे माँ का स्वास्थ्य और जन्म के बाद जो जन्म के बाद अनुभव होते हैं मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करते हैं। ओके। देन सेकंड, न्यूरल कनेक्शन का विकास, मस्तिष्क के अनुभव और पर्यावरणीय कारक जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं न्यूरल कनेक्शन विकसित करते हैं। थर्ड, पारस्परिक क्रियाएं, ब्रेन एक्टिविटीज जो है वो हमारे बिहेवियर और एनवायरनमेंट पर अफेक्ट करती हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह अनुभाग मानसिक विकारों को समझने और उनका अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और दृष्टिकोणों पर आधारित है। ओके। इसमें ये चर्चा की गई है कि कैसे मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। जो हमारी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है वो कैसे हमारे मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट करती हैं और इन विकारों के इलाज के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग किया जा सकता है। पहला, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण सिगमंड फ्रॉइड द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो सबसे पहले ये दिखाने वाले थे कि मानव मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं मानसिक बीमारियों का कारण बन सकती हैं। मतलब बेसिकली जो फ्रॉइड थे हमारे उन्होंने बताया कि कैसे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं वो मानसिक विकारों का मतलब जो मेंटल डिसऑर्डर का कारण बनती है। ठीक है। देन उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आई उन्होंने उस पर स्टडी किया कि कैसे जो हमारे मेंटल कन्फ्लिक्ट होते हैं वो कारण बन सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर का। ओके। देन इसके बाद आता है हमारा व्यवहारात्मक दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण मेनली हमारा व्यवहार पर केंद्रित होता है, मानव व्यवहार पर। ठीक है। एंड ये मानता है कि जो हमारे मानसिक विकार होते हैं जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो बिहेवियर को गलत सीखने और आदतों का परिणाम हो सकते हैं। ओके। इसमें जो विशेषताएं हैं वो मुख्य विशेषताएं ये है, बिहेवियर थेरेपी। जो बिहेवियर थेरेपी है उन व्यवहारों पर ध्यान देती है जो बदला जाना चाहिए। लक्ष्य आधारित चिकित्सा ये मापती है कि उपचार कितना प्रभावी रहा। ठीक है। अर्थात लक्ष्य कितनी अच्छी तरह प्राप्त हुआ। ओके, तो इसमें ना कुछ आलोचनाएं ही भी हैं तो इस पे देख लेते हैं। जो हमारा व्यवहारात्मक दृष्टिकोण होता है ये फोकस करता है सिम्टम्स पर। ठीक है। बट जो इसके मूल कारक होते हैं कारण
जो इसके मूल कारण होते हैं उन उसको ये इग्नोर करता है। ठीक है। एंड जो सेकंड है हमारा वो ये है कि जो मानव व्यवहार है उसको कुछ ज्यादा ही ओवर सिंप्लीफाइड करता है ये। देन आता है हमारा संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक दृष्टिकोण, कोग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच। ये दृष्टिकोण ये समझने की कोशिश करता है कि व्यक्ति जानकारी को कैसे व्यवस्थित और प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो ये दृष्टिकोण समझाता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक मानसिक विकारों में कैसे योगदान करते हैं। ठीक है। इसमें ये उल्लेख किया गया है कि पालन पोषण के तरीके और साथियों के साथ संबंध एक बच्चे के विकास पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है। पहला, पालन पोषण के तरीके। ये अनुभाग जो हमें 4 प्रकार के पालन पोषण के तरीकों का वर्णन करता है जो बच्चे के विकास पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है। पहला, आधिकारिक, अथॉरिटेटिव। इस प्रकार के पालन पोषण में माता पिता सख्त होते हुए भी स्नेह और समझदारी से व्यवहार करते हैं। ठीक है। देन जो आता है हमारा सेकंड, तानाशाही। इसमें माता पिता कड़े होते हैं और बच्चे को आदेश देने के बजाय संवाद कम करते हैं। थर्ड, स्वीकृति प्रेरक, परमिसिव इंडल्जेंट। इसमें माता पिता बहुत लचीले होते हैं और बच्चों को सीमाओं के बिना अपने तरीके से जीने की छूट देते हैं। ठीक है। देन फोर्थ, फुल, उपेक्षित, अन्यथा। ठीक है, अनइन्वॉल्व्ड। इस प्रकार के पालन पोषण में माता पिता बच्चों के प्रति उदासीन रहते हैं और उनका ध्यान कम होता है। ठीक है। देन साथी संबंधी। इसमें यह बताया गया है कि विकास के दौरान यदि बच्चों के साथ संतोषजनक साथी संबंध नहीं होते तो किशोरावस्था और वयस्कता में नकारात्मक परिणामों का खतरा बढ़ जाता है। क्लिनिकल मूल्यांकन का परिचय। क्लिनिकल मूल्यांकन में जो हमारे डॉक्टर होते हैं ग्राहकों के लक्षणों और मुद्दों की सूची बनाने के लिए क्लिनिकल मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। इसमें बताया गया है कि ये एक तरीका होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस जिसके द्वारा जो चिकित्सक है, जो डॉक्टर होता है हमारा, मरीज के लक्षणों का सामान्य वर्गीकरण कर पाता है। ठीक है ना। आता है हमारा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। तो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन जो है हमारा वो विभिन्न विधियों का विवरण प्रदान करता है। तो जो सबसे पहला हमारा है वो है क्लिनिकल इंटरव्यू। ठीक है। तो हमारा क्लिनिकल इंटरव्यू होता है बेसिकली इसमें जो भी हमारी अतीत वर्तमान की स्थिति होती है, भावनात्मक अनुभव होते हैं, उनके बारे में जानकारी ली जाती है। ठीक है। और मानसिक स्थिति की जांच भी की जाती है, जैसे हमारा मूड हो गया, सोचने का तरीका हो गया, जो हमारी बौद्धिक क्षमता हो गई, उनका भी निरीक्षण किया जाता है। इसमें ध्यान, स्मृति, जो हमारा मेमोरी होती है, और अभिव्यक्ति जैसे पहलुओं का विश्लेषण शामिल होता है। सेकंड है हमारा मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इसमें विभिन्न प्रकार के परीक्षण शामिल होते हैं, जैसे MMPI, मैनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ये व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का मूल्यांकन करता है। ठीक है। प्रोजेक्टिव परीक्षण, ये अचेतन जो अनकॉन्शियस एक्टिविटीज होती है उनको उजागर करने में मदद करता है। ठीक है। देन थर्ड है हमारा व्यवहार और संज्ञात्मक मूल्यांकन। ये विधि सीधे अवलोकन के माध्यम से व्यक्तित्व के विचारों, भावनाओं और व्यवहार का विश्लेषण करती है। ठीक है। इसका उपयोग विशेष रूप से छोटे बच्चों और संचार में कठिनाई वाले लोगों के लिए किया जाता है। ठीक है। इसमें आता है हमारा फोर्थ, आत्म मूल्यांकन। इस विधि में व्यक्ति खुद अपनी मानसिक स्थिति और व्यवहार का मूल्यांकन करता है। देन फिफ्थ है हमारा पारिस्थितिकीय क्षणिक मूल्यांकन। इसमें व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के दौरान उसके व्यवहार और भावनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। देन जो सिक्स्थ है हमारा चेकलिस्ट और व्यवहार रेटिंग स्केल। ठीक है। इसमें जो व्यक्ति है चेकलिस्ट या रेटिंग स्केल का यूज करके व्यवहार का मूल्यांकन करता है। देन जो लास्ट है हमारा सेवेंथ, संज्ञानात्मक प्रश्नावली। इसमें व्यक्ति से उसकी सोच और विश्वास के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा न्यूरोबायोलॉजिकल मूल्यांकन। ये मूल्यांकन मानसिक विकारों में मस्तिष्क की संरचना और कार्यक्षमता का अध्ययन करता है। मस्तिष्क इमेजिंग, सीटी स्कैन, ये मस्तिष्क की विस्तृत छवियां बनाने के लिए एक्सरे का उपयोग करता है। MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली मस्तिष्क इमेज बनाता है। ओके। देन सेकंड, न्यूरोट्रांसमीटर मूल्यांकन। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर स्तर का अप्रत्यक्ष विश्लेषण किया जाता है। यह मेटा
बोलाइस्टस के स्तर को मापकर किया जाता है। देन थर्ड, न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। इसमें ये देखा जाता है कि मस्तिष्क के कौन से भाग मस्तिष्क कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, दिमाग का कौन सा भाग दिमाग के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। एल्स्टेड रिटन टेस्ट का उपयोग मस्तिष्क की क्षति और उसके प्रभाव का मूल्यांकन के लिए किया जाता है। ठीक है, देन जो फोर्थ है हमारा मानसिक शारीरिक मूल्यांकन। इसमें मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो बेसिकली इसमें जो है हमारा मानसिक और सांस्कृतिक कारक जैसे पालन पोषण की शैली और साथी संबंध मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो क्लिनिकल और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन है व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझने और उपचार की योजना बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। न्यूरोबायोलॉजिकल मूल्यांकन मस्तिष्क और मानसिक विकारों के बीच संबंधों की गहराई से जांच करता है। ठीक है, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।